पिछली कहानी जहाँ पर खत्म हुई थी उसके 5 साल बाद से आगे की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि रानी और ऋषु दोनों ही अब आगरा रह रहे थे और रानी जिस घर में रहती थी वहाँ के लैंडलेडी को अभिमन्यु नाम के एक डॉक्टर कभी कभी चेकअप के लिए आते थे और वो रानी को पसंद किया करते थे, लेकिन रानी कभी भी अभिमन्यु के फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं करती थी। और हम ये देखते हैं कि रानी एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और इसके बाद एक दिन अभिमन्यु रानी की एक चीज ब्यूटी पार्लर तक पहुंचाने में उसकी मदद करता है और इसी दौरान रानी और अभिमन्यु की बात होती है और अभिमन्यु रानी को उसके साथ मूवी देखने जाने के लिए पूछता है और रानी अभिमन्यु के मुंह के ऊपर मना भी नहीं कर पाती है। और इसके बाद ही हम ऋषु को देखते हैं जो कि रानी और अभिमन्यु को बात करते हुए देखता है और इसके बाद हम देखते हैं कि ऋषु और रानी लोगों से छुपकर कभी कभी एक जगह पर मिलते थे, लेकिन वो लोग डायरेक्टली बात करने की जगह ईयरफोन्स लगाकर बात करते थे और रानी से ऋषु को अभिमन्यु के बारे में सब कुछ पता चलता है और ऋषु रानी को अभिमन्यु से थोड़ा दूर रहने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऋषु अब एक प्रोस्थेटिक हाथ यूज करता है और वो कोचिंग क्लासेस चलाता था और ऋषु जिस घर में किराएदार था उस घर की ही लैंडलेडी पूनम ऋषु को पसंद करती थी और वो तरह तरह के बहानों से ऋषु के करीब आना चाहती थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऋषु गुड्डू ट्रेवल्स नाम के एक ट्रैवल एजेंट के साथ कुछ दिनों से ही कांटेक्ट में है और वो लोग उस ट्रैवल एजेंट के मदद से थाईलैंड चले जाना चाहते थे और वो ट्रैवल एजेंट कहते हैं कि 2 महीनों में ही वो उन लोगों को थाईलैंड भेज देगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि रानी ऋषु के साथ थी, इसीलिए वो अभिमन्यु के साथ मूवी देखने जाने के बारे में भूल ही गई। और दूसरी तरफ अभिमन्यु रानी के साथ मूवी देखने के लिए काफी एक्साइटेड था और वो उस शो के सारे टिकट्स खरीद लेता है और वो रानी के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन रानी वहाँ पर नहीं पहुँचती है। और इसके बाद अभिमन्यु घर जाकर रानी से उसके ना आने की वजह पूछता है और रानी अभिमन्यु से दिल से माफी मांगती है और अभिमन्यु फिर से रानी को एक दिन उसके साथ मूवी देखने के लिए कहता है और रानी मान जाती है और ऐसे ही चल रहा था। इसके बाद एक दिन हम देखते हैं कि ऋषु और रानी मार्केट में थे और उसी वक्त रानी का पर्स चोरी हो जाता है और ऋषु उसी चोर के पीछे भागने लगता है, लेकिन उसी दौरान ही एसीपी किशोर रावत को रानी और ऋषि दोनों ही देखते हैं और ऋषि तुरंत वहाँ से भाग जाता है। और इतने दिनों बाद एसीपी किशोर को आगरा में देखकर रानी बहुत ही हैरान होती है और इसके बाद एसीपी किशोर रानी के घर आते हैं और उसके लैंडलेडी से पूछताछ करते हैं और एसीपी किशोर रानी से बातचीत करते हैं। जो भी हो, इसके बाद रानी और ऋषु एक दूसरे से मिलना जुलना और बात करना बिल्कुल बंद कर देते हैं और ऋषु अपना फोन का सिम कार्ड निकाल कर भी उसे फेंक देता है। और इसके बाद पुलिस छानबीन करते हुए पूनम के घर पहुंचती है और वहां पर ऋषु की फोटो दिखाकर उससे ये पूछती है कि वो इस आदमी को जानती है कि नहीं, और ऋषु का फोटो देखकर ही तो पूनम उसे पहचान जाती है। लेकिन इसके बाद वो ऋषु के पास जाती है और उसे कहती है कि ये फोटो वाला आदमी वही है कि नहीं, और पूनम ये समझ जाती है कि ऋषु के पास्ट में कोई गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो पुलिस के सामने ऋषु को जानने से इनकार करती है और फिलहाल के लिए ऋषु को बचा लेती है। और इसके बाद एक दिन रानी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और इस पे किशोर फिर से रानी से पूछताछ कर रहे थे और किशोर रानी को ये कहते हैं कि रानी और ऋषु ने दिनेश पंडित की जिस कहानी के ऊपर अपना प्लान बनाया था उन्हें उस कहानी के बारे में पता चल चुका है और उन्हें ये भी पता है कि ऋषु जिंदा है और उस दिन जो मारा गया था वो नील था। रानी भी सारी बातें सुनती है, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे इन सब के बारे में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन इसी दौरान ही वहाँ पर मृत्युंजय पासवान उर्फ मोंटी नाम के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आते हैं और ये पता चलता है कि ये पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि नील के चाचा जी है, जिसके मौत के इल्जाम में ही जो कि पिछले 5 सालों से लापता है। और मोंटी यही साबित करना चाहता है कि नील के लापता होने के पीछे कहीं न कहीं रानी और ऋषु का ही हाथ है और वो इन दोनों का सच सामने लाना चाहते हैं। और मोंटी रानी से पूछताछ करना शुरू करते हैं, लेकिन रानी बहुत ही हिम्मत जुटाकर मोंटी के सवालों का ठंडे दिमाग से आंसर देती है और फिर मोंटी फिलहाल के लिए रानी को यहाँ से जाने देते हैं। और रानी की फोन रिकॉर्ड्स चेक कर ये पता चलता है कि उसे एक अननोन नंबर से कई बार कॉल आए थे और ये नंबर जिसका था वो गुड्डू ट्रेवल्स नाम के एक ट्रैवल एजेंसी के आदमी के साथ कांटेक्ट में था। और
फिर उसे ट्रैवल एजेंट को पुलिस पकड़ती है और उसे पूछताछ करती है। और जब रिशु ये सब कुछ देखता है तो उसे समझ में आता है कि उन लोगों के हाथों से अब सब कुछ निकल रहा था। और ये सब कुछ देखकर रिशु बहुत ही डर जाता है। और इसके बाद रिशु रानी से मिलने के लिए आता है और वो रानी को कहता है कि सब कुछ अब खत्म होने वाला है, लेकिन इससे अच्छा यही होगा कि रिशु पुलिस के सामने सरेंडर कर दे, जिससे कि वो लोग रानी को छोड़ दे। लेकिन रानी रिशु को कुछ भी उल्टा सीधा करने के लिए मना करती है और वो कहती है कि उसके दिमाग में एक प्लान आया है और अगर ये प्लान सक्सेसफुल होगा तो वो दोनों हमेशा के लिए पुलिस के नजरों से बच सकते हैं। इसके बाद रानी अभिमन्यु से मिलती है और वो अभिमन्यु को शादी के लिए प्रपोज करती है। जो बात सुनकर अभिमन्यु बिल्कुल चौंक जाता है, लेकिन रानी अभिमन्यु से कहती है कि वो दोनों एक दूसरे से कभी भी प्यार नहीं कर सकते हैं। और ये बात सुनकर अभिमन्यु थोड़ा हैरान होता है, लेकिन रानी से शादी करने का इस खुशी में वो बाकी कुछ ध्यान में ही नहीं रखता है। और फिर जल्द से जल्द रानी और अभिमन्यु एक दूसरे से शादी करने की तैयारियां करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिशु इस प्लान से खुश नहीं था, लेकिन रानी के कहने के लिए ही वो चुपचाप था। और इसके बाद शादी के दिन मोंटी और किशोर दोनों ही इस शादी में आते हैं और रानी उन लोगों के सामने खुश होने का दिखावा करती है और इसके बाद अभिमन्यु और रानी की शादी हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिशु भी वहाँ पर बैंड वाले के भेष में था और रानी और रिशु जब एक दूसरे को देखते हैं तो उन दोनों को ही बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अभिमन्यु और रानी अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करते हैं और अभिमन्यु जब भी रानी के करीब जाने की कोशिश करता है तो रानी उससे हमेशा दूर दूर रहती थी। और अभिमन्यु को ये पूरा यकीन था कि एक दिन रानी उसके प्यार को जरूर समझेगी। इसके बाद सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन रानी रिशु से मिलने जा रही थी और तभी वो रिशु और पूनम को एक साथ देख लेती है, जो देखकर रानी रिशु को गलत समझती है और वहाँ से चली जाती है। रिशु भी रानी को समझाने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है और उन दोनों की गलतफहमी दूर होने की जगह उन दोनों में बहस हो जाती है। और रानी जब घर लौटती है तो वो अभिमन्यु के साथ शराब पीने लगती है और शराब के नशे में वो अभिमन्यु को रिशु के बारे में और उन लोगों के प्लानिंग्स के बारे में सब कुछ बता देती है। और अगले दिन सुबह जब रानी नींद से उठती है तो फिर से उसे अभिमन्यु का सामना करना पड़ता है और फिर आखिरकार रानी को अभिमन्यु और रिशु को एक दूसरे से मिलवाना पड़ता है। और उन दोनों से सारी बातें सुनकर अभिमन्यु यह तय करता है कि वो रानी और रिशु को इंडिया से भागने में उनकी हेल्प करेगा। और ये बात सुनकर रानी और रिशु दोनों ही थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन इसके बाद अभिमन्यु रिशु को छुप कर रहने के लिए उसके क्लिनिक लेकर आता है। और अभिमन्यु जिस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं था तो वहाँ पर लल्लन नाम के एक आदमी उसे मिलने के लिए आया था, लेकिन वो रिशु को वहाँ पर देख कर वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद ही वहाँ पर पूनम आती है और पूनम को यहाँ पर देखकर रिशु हैरान हो जाता है और वो पूनम से पूछता है कि पूनम को उसके बारे में कैसे पता। जो भी हो, इसके बाद पूनम रिशु को छोड़ने वाली नहीं थी, क्योंकि उसे ये पता चल चुका था कि रिशु पुलिस से छुप रहा है। और रिशु फिलहाल के लिए पूनम का मुंह बंद रखने के लिए ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो भी पूनम में इंटरेस्टेड है और फिलहाल के लिए वो पूनम को जाने के लिए कहता है और उससे ये प्रॉमिस करता है कि वो खुद उसे मिलने आएगा। और पूनम विवाह से खुशी खुशी चली जाती है। इसके बाद रानी के हाथों से बनाया हुआ खाना लेकर अभिमन्यु फिर से रिशु से मिलने के लिए आता है और आने के बाद ही अभिमन्यु के समझ में आ जाता है कि इस घर में कोई आया था। और इसके बाद अभिमन्यु पूनम के बारे में रिशु से पूछता है और वो ये कहता है कि रिशु रानी को धोखा दे रहा है। और इसके बाद ही अभिमन्यु रिशु को ये कहता है कि उसके पापा को बिजनेस में धोखा देने की वजह से अभिमन्यु ने उसके चाचा और उनके पूरे परिवार को मार डाला था और उससे झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और रिशु ये बात समझ जाता है कि अभिमन्यु ये साइकोपैथ है और वो उन लोगों के साथ भी कुछ भी कर सकता है, इसीलिए रिशु अभिमन्यु पर अटैक करता है। लेकिन अभिमन्यु रिशु को उस घर में बंद करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इसके बाद रिशु किसी तरीके से उस घर से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस दिन शाम को अभिमन्यु रानी को ये बताता है कि वो भी दिनेश पंडित के कहानियों का बहुत बड़ा फैन है। और ये बात देखकर रानी बहुत हैरान होती है, क्योंकि इससे पहले जब रानी ने अभिमन्यु को दिनेश पंडित के बारे में बताया था तब अभिमन्यु ने ये कहा था कि वो दिनेश पंडित को नहीं जानता है और उनके किसी भी कहानी को वो नहीं पढ़ा है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अभिमन्यु रानी को बेहोश कर देता है और इसके थोड़ी देर बाद ही हम ये देखते हैं कि रानी भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहाँ पर
ये कहती है कि उसके पति अभिमन्यु उसे मार डालेंगे और पुलिस से वो मदद मांगती है। और वहाँ पर मोंटी भी मौजूद थे और रानी मोंटी से बात करते हैं। लेकिन इसके बाद ही ये पता चलता है कि एक अनजान वैन में 2 जली हुई बॉडी मिली है और मोंटी और किशोर वहाँ पर छानबीन करने के लिए पहुँचते हैं। और इसके बाद ये पता चलता है कि ये बॉडी एक आदमी और एक औरत की है और पुलिस को ये शक था कि इनमें से एक बॉडी अभिमन्यु की हो सकती है और रानी ने अपने ही पति को मार डाला है। इस शक में उसे अरेस्ट किया जाता है और लॉकअप में उसे सच उगलवाने के लिए उस पर टॉर्चर भी किया जाता है। और इसके बाद मोंटी इस बात को न्यूज चैनल में बताता है और रिशु को भी न्यूज चैनल से ही ये पता चलता है कि रानी पर लॉकअप में टॉर्चर हो रहा है। और ये बात सुनकर रिशु बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें उसने ये कहा था कि वो रेलवे ब्रिज के सामने आकर सरेंडर करने के लिए तैयार है, लेकिन पुलिस को रानी को छोड़ना पड़ेगा। और पुलिस भी रिशु को इस बात पर एग्री हो जाते हैं। और इसके बाद जिस दिन रिशु ने कहा था उस दिन पूरे पुलिस फोर्स के साथ किशोर और मोंटी रानी को लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं और वो लोग रानी को रिशु से मिलने देते हैं। लेकिन उन लोगों का प्लान था कि वो लोग एक साथ इन दोनों को पकड़ेंगे, लेकिन फिर वहाँ पर केओस हो जाता है और पुलिस फोर्स के बीच एक आदमी रिशु और रानी के सामने आता है और सबको ये पता चलता है कि ये अभिमन्यु है। और फिर ये देखा जाता है कि अभिमन्यु और रिशु के बीच हाथापाई शुरू होती है और रानी भी उन दोनों को रोकना चाहती थी और इसी दौरान ही एक्सीडेंटली वो तीनों ही ब्रिज से नदी में गिर जाते हैं। और कुछ दिनों से ही ये बात फैल रही थी कि इस नदी में खूनी मगरमच्छ घूम रहे थे और इन्हीं मगरमच्छ के हाथों बहुत लोगों की जान गई थी। और जब वो तीनों ही इसी नदी में गिरते हैं तो किशोर मोंटी तुरंत इस नदी में छानबीन करवाते हैं, लेकिन तीनों में से किसी की भी कोई बॉडी नहीं मिली है। और इसके बाद कुछ दिन बीत चुके थे और मोंटी ने इन लोगों को लेकर तहकीकात करना बंद नहीं किया था, लेकिन इनके सीनियर ऑफिसर ये कहते हैं कि इस नदी में जब वो लोग गिरे थे तो शायद उन लोगों को मगरमच्छ ने खा लिया है और वो मोंटी और किशोर पर ये प्रेशर डालते हैं कि वो लोग ये केस बंद कर दे। जो भी हो, इसके बाद मोंटी को ये पता चलता है कि अभिमन्यु लल्लन नाम के उस आदमी की मदद से ही अपने चाचा जी के पूरे परिवार को मार डाला था और अब लल्लन अभिमन्यु को ब्लैकमेल कर रहा था और इसीलिए अभिमन्यु ने लल्लन को मार डाला था। और दूसरी तरफ पूनम के बारे में भी अभिमन्यु को पता चल चुका था और इसीलिए उसने पूनम को भी मार डाला है। और मोंटी को पूरा यकीन था कि जिस दिन रानी पुलिस स्टेशन आई थी उस दिन उसके घर से निकलने से पहले रिशु वहाँ पर गया था और इन तीनों ने मिलकर ही कोई प्लान बनाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि 6 महीने बीत चुके थे और रानी और अभिमन्यु अब एक हिल स्टेशन में रहते थे जहाँ पर रानी एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी तो दूसरी तरफ अभिमन्यु का एक क्लिनिक था। और हम ये देखते हैं कि सच में रानी, रिशु और अभिमन्यु तीनों ने ही मिलकर प्लान बनाया था और सरेंडर करने से पहले 3 रातों तक अभिमन्यु और रिशु दोनों मिलकर उस नदी के बहुत दूर दूर तक मांस के बहुत सारे टुकड़े फेंक कर आए थे, जिससे कि वो लोग जब नदी में गिरे वहाँ के आसपास मगरमच्छ ना हो। और इसके बाद उन लोगों के प्लान के मुताबिक ही वो तीनों नदी में कूद जाते हैं और फिर वो लोग स्विमिंग करके नदी क्रॉस करने लगते हैं और तभी स्विमिंग करते हुए अभिमन्यु रिशु का प्रोस्थेटिक हाथ उतार देता है, जिससे कि रिशु को स्विमिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी। और तभी एक मगरमच्छ उन लोगों के सामने आ जाता है और अभिमन्यु रानी को लेकर किसी तरीके से किनारे पे आ जाता है, लेकिन रिशु की वहाँ पर मौत हो जाती है और रानी ये देखकर बहुत ही दुखी थी और अभी भी वो रिशु के मौत से उभर नहीं पाई थी। इसके बाद एक दिन एक नोटबुक में रानी दिनेश पंडित के कुछ लाइंस लिखे हुए देखती है और उसे कुछ शक होता है और फिर ये देखा जाता है कि रानी अभिमन्यु और मोंटी दोनों को ही एक पहाड़ी जगह पर आने के लिए इनवाइट करती है। और वो लोग जब पहुंचते हैं तो रानी अभिमन्यु को ये कहती है कि उसने जानबूझकर उस दिन रिशु को मार डाला था, जिससे कि रिशु हमेशा हमेशा के लिए रानी की जिंदगी से चला जाए। लेकिन अभिमन्यु की ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हो सकती है और ये कहकर रानी
ऊंचाई से नीचे छलांग लगा देती है और ये देखकर अभिमन्यु हैरान रह जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मोंटी अभिमन्यु को इतने सारे लोगों का खून करने के इल्जाम में अरेस्ट करते हैं। और अभिमन्यु से हमें ये भी पता चलता है कि दरअसल वो दिनेश पंडित के ही बेटे हैं। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि रानी उस पहाड़ी से नदी में गिरी थी और उसकी जान बच गई थी और वो तैरते हुए नदी किनारे पहुंचती है। और फिर हम ये देखते हैं कि रिशु अभी भी जिंदा है और वो रानी से मिला था और उसे अभिमन्यु के बारे में सारा सच कहता है। और इसके बाद उन दोनों ने ही मिलकर पुलिस और अभिमन्यु से हमेशा के लिए बचने के लिए ये प्लान बनाया था। और हम देखते हैं कि रानी और रिशु फाइनली एक हो जाते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।